नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में, जो आपके पीटीटी की परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जो अपन 50 प्रश्न करने वाले हैं ना दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि राजस्थान का हर एक टॉपिक आपको कवर होता हुआ दिखाई देगा। और ये जो आपके टॉपिक है, ये आपके पीटीटी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं और आगे भी रिपीट होते रहेंगे, चाहे पीटीटी की एग्जाम हो, चाहे राजस्थान की कोई भी ऐसी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये लाभदायक होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी साथियों के साथ और शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन दोस्तों। चलिए जी दोस्तों, पहला आज का प्रश्न है, नारायणी माता का जो स्थल है वो कौन सा है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर या फिर झुंझुनू? जल्दी से आपको बताना है नारायणी माता का जो स्थल है वो कौन सा है दोस्तों, कौन से जिले में है। चलिए दोस्तों, बात करें नारायणी माता की तो न से नारायणी और न से नाई, नाई जाति की कुल देवी कौन सी है दोस्तों? नारायणी माता है, ये आपको ध्यान रखना है। अलवर की बरवा डूंगरी के ऊपर इनका क्या बना हुआ है दोस्तों? प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। चलिए, ऑप्शन नंबर स जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो अलवर है ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नारायणी माता किस कुल की देवी है तो आपको याद रखना है, कौन से समाज की? नाई समाज की कुल देवी कौन सी है दोस्तों? नारायणी माता। चलिए, अलवर में भरथरी का मेला बढ़ता है। देखिए जल्दी से बताना दोस्तों, अलवर में एक मेला बढ़ता है जो भरथरी का मेला बढ़ता है दोस्तों, तो ये भरथरी का मेला किस तिथि को बढ़ता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, भादवा सुदी अष्टमी, सावन कृष्ण अष्टमी, सावन सुदी अष्टमी या फिर भादवा कृष्ण अष्टमी। चलिए जल्दी से बताना है दोस्तों। चलिए, इस तरीके से याद रख सकते हो, भ से भरथरी और भ से भादवा। ठीक है, भादवा सुदी अष्टमी को भरथरी का मेला बढ़ता है, वो भी कहाँ पर? आपके अलवर में बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो भादवा सुदी अष्टमी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भरतपुर, अजमेर, अलवर या फिर सवाई माधोपुर? अब देखिए, राजस्थान का जो द्वार है, जो प्रवेश द्वार है, वो किसे कहते हैं दोस्तों? वो भरतपुर को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को कहते हैं। लेकिन दोस्तों, सिंह द्वार पूछा है तो आपको याद रखना है, वो कहते हैं आपके अलवर को। क्या कहते हैं? अलवर को। अलवर में एक झील भी है जो कि बहुत प्रसिद्ध झील है, इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए, सिलीसेठ झील। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, सिलीसेठ झील कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, आपके अलवर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिलीसेठ झील। इसके अलावा बाला किला भी जो है दोस्तों, वो भी कहाँ पर स्थित है? आपके अलवर में स्थित है। अलवर में एक अभ्यारण्य स्थित है, उसका नाम है सरिस्का। क्या अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों? सरिस्का अभ्यारण्य भी स्थित है। और राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है सरिस्का ए अभ्यारण्य। सरिस्का नहीं, सरिस्का ए अभ्यारण्य जो है राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात कर ली अपन ने भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, और मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है दोस्तों, वो किसे कहते हैं? तो वो आपको कहते हैं जोधपुर को। किसको कहते हैं? जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचकुंड जहाँ पर पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे थे, वो कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में, दौसा में, भरतपुर में या फिर सवाई माधोपुर में? जल्दी से बताना है दोस्तों। चलिए, पंचकुंड जो है दोस्तों, पंचकुंड जो है आपके, जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था कुछ समय के लिए, तो वो आपके कहाँ पर स्थित है? तो वो आपके याद रखना है, पुष्कर में स्थित है। ठीक है, हालांकि वो विराटनगर जो है जयपुर में, वहाँ पर भी पांडवों से संबंधित है, लेकिन आपको जो जगह है वो पूछी गई है पंचकुंड। पंचकुंड कहाँ पर स्थित है? आपके पुष्कर में स्थित है। पुष्कर कहाँ पर है? तो अजमेर में स्थित है। ठीक है, अजमेर जिले के अंदर पुष्कर स्थित है। पुष्कर में विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर स्थित है, और वहाँ पर एक रोपवे भी है जो कि सावित्री मंदिर को किससे जोड़ता है? ब्रह्मा मंदिर से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों, अब्दुल खां का मकबरा स्थित है। अब्दुल खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? कोटा में, अजमेर में, अलवर में या फिर बीकानेर में? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है, अजमेर में अब्दुल खां का मकबरा स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका,
कोकर्ण तीर्थ नाम से किसे जाना जाता है? अलवर, पुष्कर, बीकानेर या फिर बूंदी? जल्दी से बताना है दोस्तों, कोकर्ण तीर्थ नाम से किस स्थान को जाना जाता है? चलिए जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आप सभी जानते हैं, पुष्कर को जानते हैं। एक धार्मिक नगरी है, अपने राजस्थान की सबसे पवित्र नगरी अपन कह सकते हैं पुष्कर को। पुष्कर में जो है ब्रह्मा जी का मंदिर है, अभी अपन ने बात की थी। ब्रह्मा जी के अलावा सावित्री मंदिर है, और इसके अलावा कई सारे ऐसे घाट बने हुए हैं, कई सारे ऐसे कुंड बने हुए हैं जिनकी जो धार्मिक प्रवृत्ति से देखा जाए तो वो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में दरगाह परिसर में घोड़े की मजार है, कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी से बताना है दोस्तों, अजमेर, जयपुर, नागौर, झुंझुनू। घोड़े की मजार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना है, ये भी आपके कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अजमेर की स्थापना अजयराज ने करवाई थी, जबकि अर्णोराज ने वहाँ पर आना सागर झील का निर्माण करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। अजमेर की स्थापना अजयराज ने, ठीक है। अजमेर में किस वंश का शासन हुआ करता था पहले? तो आपको याद रखना है, चौहान वंश का शासन हुआ करता था। ठीक है, अजयराज ने इसकी स्थापना करवाई थी, और अजमेर में ही आपको देखने को मिलेगी एक झील आना सागर झील का जो निर्माण है वो अर्णो जी ने करवाया था। ठीक है, अर्णो जी का ही दूसरा नाम आना जी था, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। यदि एक झील आपको और याद रखनी है वो है आपके फोय सागर झील। तो राहत कार्य के लिए डॉक्टर फोय द्वारा, जो इंजीनियर फोय थे, उनके द्वारा एक झील का निर्माण करवाया जाता है, फोय सागर झील। तो वो कौन सी है दोस्तों? वो भी आपके कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। चलिए ये देखिए, अगला प्रश्न आ गया दोस्तों, अजमेर की फोय सागर झील का निर्माण कब हुआ था? आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, 1627, 1655, 1891-92 या फिर 1900। जो फोय सागर झील का निर्माण है उसका निर्माण आपको याद रखना है इंजीनियर फोय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और राहत कार्य के लिए ये जो झील है उसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। तो इसका जो निर्माण है दोस्तों वो 1891-92 के आसपास हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर फिरोज तुगलक ने? चलिए याद रखना है दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वो पहले क्या थी? एक संस्कृत पाठशाला थी दोस्तों, संस्कृत पाठशाला। ठीक है, संस्कृत पाठशाला थी जिसे तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके ऊपर क्या बना दिया था दोस्तों? अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों? गुलाम वंश जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं, उस वंश का क्या था दोस्तों? संस्थापक था। ये भी आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो आपको याद रखना है ये मोहम्मद घोरी का गुलाम था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, संस्कृत पाठशाला जो है दोस्तों, इसके ऊपर एक नाटक भी लिखा हुआ है, वो है हरिकेली नाटक। ठीक है, हरिकेली नाटक। ये जो संस्कृत पाठशाला है और हरिकेली नाटक है, ये किसके द्वारा रचित है? हरिकेली नाटक तो आपको याद रखना है विग्रह राज चतुर। ठीक है, विग्रह राज चतुर द्वारा ये संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था, और इसी पर हरिकेली नाटक जो है उसका आधा हिस्सा छपा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे ये भी आपको याद रखना है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले क्या थी दोस्तों? संस्कृत पाठशाला थी। कहाँ पर स्थित है? आपके अजमेर में स्थित है। अब यहाँ पर अपन ने बात की गुलाम वंश के संस्थापक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, और वास्तविक संस्थापक यदि कोई पूछे तो वो है आपका इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक तो ढाई दिन का झोपड़ा बनाया था, एक आपके कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाना शुरू किया था, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अब पूरा नहीं करवा पाया क्योंकि पहले इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1206 में इसने गुलाम वंश की नींव रखी थी, और 1210 में ये टपक जाता है ना, मर जाता है। इस कारण क्या होता है दोस्तों? कुतुब जो मीनार का इसने निर्माण शुरू करवाया था, उस निर्माण को पूरा कराने का काम इल्तुतमिश ने किया था। और दोस्तों जब उस पर बिजली गिर जाती है तब उसकी एक मंजिल क्या होती है दोस्तों? खंडित हो जाती है, तो उसके ऊपर उसकी मरम्मत भी करवाई, और एक मंजिल और बनवाने का काम मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। ये तीनों ही नाम आपको याद रखना है, इन तीनों ही नाम से आपको याद रखना है दोस्तों, इन तीनों ने क्या बनवाया था दोस्तों? कुतुब मीनार में अपना योगदान दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का हृदय स्थल कौन सा कहलाता है? देखिए, राजस्थान का हृदय स्थल कह लो, चाहे राजस्थान के NH हाईवे जो होते हैं उसका चौराया बोल लो, चाहे दोस्तों एक ऐसा शहर जिसको अंडे की टोकरी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो है आपका अजमेर। क्या है दोस्तों? अजमेर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका,
राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर हुआ था, तो ये आपको बताना है ऐसी कौन सी ऐसा कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका जो जन्म है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ है। तो मोहनलाल सुखाड़िया, वसुंधरा राजे, जगन्नाथ पहाड़िया या फिर अशोक गहलोत। चलिए याद रखना है दोस्तों, वसुंधरा राजे जी जो है इनका जन्म कब का हुआ है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ है। अब आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन बनाया जाता है। ठीक है, अपन ने जो प्रमुख दिवस है उनकी क्लास ले ली है दोस्तों, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको वो क्लास जरूर देखनी है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने मुख्यमंत्री की जब शपथ ली थी तब वह विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन आपके सामने है, भैरों सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान, अशोक गहलोत या फिर जगन्नाथ पहाड़िया। जी दोस्तों याद रखना है, ऐसे मुख्यमंत्री का नाम था दोस्तों भैरों सिंह जी शेखावत। ठीक है, ये ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि विधानसभा के सदस्य नहीं होकर भी क्या बनते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है। ठीक है, जल्दी से बताना दोस्तों। देखिए मुख्यमंत्री जो भी काम करता है उसकी जानकारी कौन ले सकता है दोस्तों, राज्यपाल ले सकता है। तो ये जो है किस अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है, 165, 166, 167 या फिर 168। जी दोस्तों चलिए, जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है 167 इसका सही उत्तर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन ऐसे मुख्यमंत्री है जिनकी नियुक्ति होते समय वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे या नहीं था। ठीक है, जल्दी से बताना है दोस्तों। जब उनकी नियुक्ति होती है तब वह विधानसभा के सदस्य नहीं थे। अभी अपन ने बात की दोस्तों, एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें वो शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। अब दोस्तों बात करें मुख्यमंत्री नियुक्ति होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था या नहीं थी, तो ऐसे आपके मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पहाड़िया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। आपको बताना है दोस्तों, एकीकरण से पहले की बात है दोस्तों, कौन ऐसे व्यक्ति है जो कि प्रारंभिक राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। शोभाराम, गोकुल लाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा या फिर भोगीलाल पांड्या। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की तो ये तीन ऑप्शन जो आपके शोभाराम है, गोकुल लाल असावा है, माणिक्य लाल वर्मा है, ये आपके याद रखना है। आपको राजस्थान के एकीकरण से पूर्व प्रारंभिक राजस्थान में जो लोकतांत्रिक सरकारें थी उसके मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, जबकि भोगीलाल जो पांड्या थे वो इसमें नहीं थे, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। आपको राजस्थान का एकीकरण जो है दोस्तों पूरी तरीके से याद होना चाहिए, कौन कितने चरणों में होता है, किस किस तारीख को होता है, साथ ही साथ पहले चरण में कौन शामिल होता है, दूसरे चरण में कौन शामिल होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि उस समय उसका प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री कुछ समय बाद में आप उसका मुख्यमंत्री भी बोलने लग गए। ठीक है, कौन कौन नियुक्त किए गए थे ये भी आपको याद होना चाहिए। भारत को आज़ादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन अपन देखेंगे कि लगभग 1956 तक आपका राजस्थान जो है वो वर्तमान स्वरूप के अंदर आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 3 बार या 3 से अधिक बार कौन कौन आपके मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये आपको याद ही रखना है दोस्तों। पहला जो आपको याद रखना है वो है आपके भैरों सिंह जी शेखावत, दूसरा आपको याद रखना है मोहनलाल सुखाड़िया, और तीसरा आपको याद रखना है दोस्तों हरिदेव जोशी। ठीक है, ये तो है ही है दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों, अशोक गहलोत जी भी है, वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने एक कवित्री पर एक विवाद के रूप में टिप्पणी कर दी थी दोस्तों, इसी कारण उन्होंने अपना क्या दे दिया दोस्तों, त्यागपत्र दे दिया। तो ऐसे कौन से थे आपको बताना है, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर या फिर जगन्नाथ पहाड़िया। चलिए याद रखना दोस्तों, उनका जो आंसर होने वाला है वो है जगन्नाथ पहाड़िया। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई या फिर दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है, वो कौन सी बोली है जिसमें सहजोबाई और दयाबाई ने अपनी रचनाएं लिखी थी? मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी या फिर निमाड़ी? चलिए जी दोस्तों, याद रखना है सहजोबाई और दयाबाई जो है उनकी रचनाएं जो है वो आपके मेवाती भाषा में देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अहिरवाटी बोली जो है मुख्य रूप से राजस्थान के कौन से जिले में बोली जाती है? झुंझुनू, जयपुर, अलवर और भरतपुर। अहिरवाटी बोली जो है दोस्तों किस जिले में बोली जाती है? तो आपको याद रखना है ये मुख्य रूप से अलवर जिले में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वागड़ी बोली जो है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी या फिर दक्षिण पूर्वी? जल्दी से कमेंट करके बताना है दोस्तों। वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों याद रखना है वागड़ी जो बोली है वो आपके दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली है जो कि बोली जाती है? दोस्तों बूंदी कोटा में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज, बागड़ी, मेवाती या फिर हाड़ौती? जल्दी से बताना है दोस्तों। चलिए बात करें इसके सही उत्तर की, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये जो प्रदेश आते हैं वो कौन से आते हैं? हाड़ौती के पठार में आते हैं। तो कोटा बूंदी में कौन सी बोली जाएगी? आपके हाड़ौती बोली बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? जल्दी से बताना है दोस्तों। गोमती सागर पशु मेला जो है वो उसका जो आयोजन है दोस्तों वो कहाँ पर होता है? इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो कौन सा है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। चलिए गोमती सागर पशु मेले का जो आयोजन है दोस्तों वो झालरापाटन में होता है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करें भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो वो है आपका सोनपुर पशु मेला। सोनपुर पशु मेला जो कि आपके कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिहार में भरा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए सर्वाधिक पशु मेले राजस्थान में कहाँ पर भरे जाते हैं? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये नहीं है सर्वाधिक पशु मेले कहाँ भरे जाते हैं, तो लगभग आपको याद रखना है दोस्तों वो है आपका नागौर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला स्थान सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताना है दोस्तों। वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर में बढ़ता है, परबतसर नागौर में, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में बढ़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी अपन ने बात की गोमती सागर पशु मेला जो झालरापाटन जो कि आपके झालावाड़ में आता है वहीं बढ़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि जसवंत जो पशु मेला है वो आपके करौली में नहीं बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहने वाला है, ये आपको याद रखना है, ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, दधी माता का जो मेला है निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? दधी माता का जो मेला है वो किस जिले में होता है दोस्तों? जल्दी से बताना है। डूंगरपुर, नागौर, बारां और सवाई माधोपुर? जी दोस्तों, चलिए जी दोस्तों, ब्राह्मण जो जाति के हैं उन्हें तो सभी को पता होगा, दधी माता का जो मेला है वो लगभग सभी को पता होगा। दधी माता का जो मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? जी दोस्तों, नागौर जिले में बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बेणेश्वर का मेला कब बढ़ता है? बेणेश्वर का जो मेला है वो कब बढ़ता है दोस्तों? बेणेश्वर धाम का मेला कब बढ़ता है आपको याद रखना है दोस्तों। श्रावण पूर्णिमा को, बैसाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को या फिर माघ पूर्णिमा को? बेणेश्वर का जो मेला है दोस्तों एक त्रिवेणी जो संगम स्थल है वहाँ पर बढ़ता है, बेणेश्वर धाम में, जो कि आपके डूंगरपुर में है, जहाँ पर कौन कौन सी 3 नदियाँ के मिलती है? सोम, माही और जाखम, ये 3 नदियाँ आके मिलती है। इस मेले को क्या कहते हैं दोस्तों? ये जो जगह है इसको क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये आपके माघ पूर्णिमा को भरा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में सीताबाड़ी मेला जो है वो कौन से कस्बे के निकट आयोजित होता है, ये आपको बताना है। नोखा, तिलवाड़ा, केलवाड़ा या फिर कोलाय? जी दोस्तों, सीताबाड़ी का जो मेला है कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? चलिए याद रखना है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है आपके केलवाड़ा। कहाँ पर? केलवाड़ा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? लांगुरिया जो गीत है वो कौन से मेले में किया जाता है?
जीण माता में, रामदेव जी के मेले में, शीतला माता शीतला माता का मेला जो होता है वहाँ पे, या फिर केला देवी का जो मेला है वहाँ पे। जल्दी से बताना दोस्तों, लांगुरिया गीत जो है वो कौन से मेले में किया जाता है। चलिए, रामदेव जी के मेले में आपको एक नृत्य याद रखना है दोस्तों, कामड़ जाति द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, जो कि आपके रामदेव जी के मेले में किया जाता है प्रमुख रूप से, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है लांगुरिया जो गीत है वो आपके कहाँ का प्रसिद्ध है, केला देवी के मेले का प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। जीण माता का जो मंदिर है वो रेवासा सीकर में स्थित है, जबकि शीतला माता का जो मंदिर है वो आपके चाकसू जयपुर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, सीताबाड़ी का जो मेला जो है दोस्तों वह कौन सी जनजाति से संबंधित है, आपको बताना है। सीताबाड़ी का जो मेला है मुख्यतः कौन सी जनजाति से संबंधित है, सहरिया, भील, मीना या फिर गिरासिया। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलिए, सीताबाड़ी का जो मेला है ना दोस्तों वो आपकी सहरिया जनजाति से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए। स से सीता और स से सहरिया, ये आपको याद रहना है दोस्तों। चलिए जी दोस्तों, प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अंतिम मौका बचा है आपके पास पीटीटी की तैयारी के लिए, बहुत ही कम समय बचा है और इस समय का अपन को क्या करना है दोस्तों, सदुपयोग करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। अभी अपन बात कर चुके हैं दोस्तों, आदिवासियों का जो कुंभ है वो आपके है बेणेश्वर धाम का मेला जो होता है उसे अपन आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, अमृता देवी की स्मृति में जो खेजल्डी शहीद मेला है वो कब बढ़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, कार्तिक शुक्ल दशमी, आषाढ़ शुक्ल दशमी या फिर भाद्रपद शुक्ल दशमी। दशमी है, दशमी नहीं है ये। चलिए, याद रखना है दोस्तों, खेजल्डी का जो मेला है वो तेजा दशमी के दिन बढ़ता है, ठीक है, और वो आपके जो तारीख है वो आपको याद रखनी है, भाद्रपद शुक्ल दशमी, ठीक है। दशमी है कि दशमी नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुशासन सप्ताह क्या हुआ। चलिए, हो गया ये 30वां हो गया। चलिए, ये रहा, सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर 2022 के तहत राजस्थान ने सेवा प्रदायगी एवं जन सहयोग निराकरण में कौन सा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, बताना है, सुशासन जो प्रशासन गांवों के संघ वाला जो है उसमें राजस्थान सेवा प्रदायगी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो दोस्तों याद रखना है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कब, कौन सा किया है दोस्तों, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अर्थात जनवरी 2023 में शुरू किए गए राजसील पोर्टल का संबंध किससे है। देखिए, कोई भी अगर सरकारी पोर्टल ऐप योजना आती है तो वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना, राजसील जो योजना है, पोर्टल है, इसका जो संबंध है दोस्तों वो है आपके युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करना। क्या है दोस्तों, युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न आपका, अगला जो प्रश्न है दोस्तों जल्दी से आपको पढ़ना है, उत्तर देना है। हाल ही में अर्थात जनवरी 2023 में करंट के आपको 10 प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो, अंत तक आपको देखना है। आर्ट एंड कल्चर और करंट, ये आपकी जो राजस्थान जीके है ना, इसमें सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है दोस्तों। ऑप्शन है जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक। जल्दी से कमेंट करके बताना है दोस्तों क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलिए, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है उदयपुर इसका सही उत्तर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताना है क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। राजस्थान के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है। हेमराज चौधरी, प्रताप सिंह खाचरियावास या फिर गोविंद सिंह डोटासरा या फिर कैलाश चौधरी। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है हेमराज चौधरी इसका सही उत्तर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग के अध्ययन विश्लेषण के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? जो आपके कर्मचारी संगठन है उनकी मांगों का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक संगठन बना है दोस्तों? ऑप्शन है आपके खेमराज चौधरी, हरीश चौधरी या फिर कैलाश चौधरी। जी दोस्तों, विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों का अध्ययन करने के लिए जिनकी अध्यक्षता में कमेटी गठन हुई है वो है आपके खेमराज चौधरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अर्थात दिसंबर 2022 में मुख्यमंत्री द्वारा कितने शहरों में सुपर स्पेशलिटी सेवा के लिए 24.87 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? 2, 4, 5 और 6। जल्दी से बताना है दोस्तों, कितने ऐसे शहर हैं जिनको सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए स्वीकृति दी गई है दोस्तों? चलिए याद रखना है दोस्तों, ऐसे कुल 6 शहर है। कितने शहर है दोस्तों? 6 शहर रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में मिसाइल प्रणाली आकाश का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पेपर में छपने वाला प्रश्न है ये, है ना, क्योंकि गणतंत्र दिवस 2023 में जो मिसाइल प्रणाली आकाश है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों चेतना शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? चेतना शर्मा के द्वारा। आपको ऑप्शन याद रखना है, चेतना शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पश्चिम राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? जी दोस्तों, राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का जो आयोजन है किस शहर में किया गया है दोस्तों? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर। चलिए याद रखना है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला आज का प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2023 में किसके द्वारा ऑप्स अलर्ट नामक एक अभ्यास का आयोजन किया गया है दोस्तों? जल्दी से बताना है दोस्तों, जनवरी 2023 में किसके द्वारा ऑप्स अलर्ट नाम का एक अभ्यास है उसका आयोजन किया गया है? एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ या फिर आईटीबीपी? जल्दी से बताना है दोस्तों। चलिए याद रखना है दोस्तों, जो आपका ऑप्स अलर्ट नामक अभ्यास है वो आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात बीएसएफ द्वारा आयोजन किया गया है इसका। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का कौन सा संस्करण है जो कि जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया है? अब जयपुर का है तो जयपुर में ही आयोजित होगा, लेकिन कौन सा संस्करण था इस बार 2023 वाला? तो वो याद रखना है आपको, 16वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था, ऑप्शन नंबर ए। अगला आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, दुग्ध उत्पादन हेतु गायों की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? गिर राठी, नागौरी, मेवाती और मालवी या फिर मालवी और थारपाकर? दुग्ध के लिए कौन सी प्रसिद्ध गायों की नस्ल है दोस्तों? चलिए याद रखना दोस्तों, गिर और राठी जो है वो गायों की प्रसिद्ध नस्ल है दूध उत्पादन के लिए, ठीक है। दूध देने के लिए सबसे ज़्यादा गिर और राठी जो गायें हैं वो प्रसिद्ध है। मालपुरा किसकी नस्ल है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हो चुका है। मालपुरा किसकी नस्ल है? भैंस की, गाय की, भेड़ की या फिर बकरी की? चलिए याद रखना दोस्तों, मालपुरा आपके भेड़ की किस्म है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के पशुधन में थारपाकर जो नस्ल है उसका संबंध किससे है? घोड़े से, ऊंट से, बकरी से या फिर गाय से? जी दोस्तों, थारपाकर जो नस्ल है वो आपके किससे संबंधित है? आपको सभी को पता है दोस्तों, इसका जो संबंध है वो है गायों से। किससे है दोस्तों? गाय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20वीं जो पशु गणना हुई है उसके अनुसार राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जो पशु घनत्व वाला जिला है 20वीं पशु गणना के अनुसार वह कौन सा है? बीकानेर, जोधपुर, दौसा या फिर जैसलमेर? इन चारों में से सबसे न्यूनतम पशु घनत्व किसमें है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले में है दोस्तों? पशु घनत्व पूछ रहे हैं ना, पशु घनत्व का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एक इकाई क्षेत्रफल के अंदर कितने पशु रहते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? आपके पशु घनत्व कहते हैं, ठीक है।
चलिए, इसमें आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जो पशु घनत्व वाला जिला है वो है आपका डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी पशु गणना पहली बार पशुओं की नस्ल के आधार पर की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और रिपीट हो चुका है, तो आपको भी इसको याद रखना है। इसका जो उत्तर रहने वाला है दोस्तों वो है आपका 18वीं पशु गणना 2007। कौन सी है दोस्तों? 18वीं पशु गणना 2007। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए, अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, 20वीं पशु गणना के अनुसार जो राजस्थान में पशु घनत्व है वो कितना है? आपको ये बताना है दोस्तों, राजस्थान का पशु घनत्व कितना है 20वीं पशु गणना के अनुसार। अभी अपन ने बात की सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ पर है दोस्तों? डूंगरपुर में। सबसे कम कहाँ पर है? जैसलमेर में। और पूरे राजस्थान का जो पशु घनत्व है वो कितना है? तो 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, पशुधन संख्या के आधार पर राजस्थान जो है देश में कौन सा स्थान रखता है? सबसे ज़्यादा जो पशुओं की संख्या है वो कहाँ पर है भारत में? ये भी आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और जो दूसरा स्थान है वो है आपका राजस्थान का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, गायों की संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? आप जानते हैं दोस्तों, पशु गणना जो पशु है, पशु की जो नस्लें हैं, इसके आधार पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो अपन उन सभी प्रश्नों को जो बार बार रिपीट होते हैं पीटीटी के लेवल के आधार पर, उन सभी प्रश्नों को अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई सारे ऐसे टॉपिकों को अपन ने इस वीडियो में इंक्लूड किया है दोस्तों। चलिए, याद रखना है दोस्तों, गायों की संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में 6ठा स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अभी अपन ने पूछा था भारत में सर्वाधिक जो पशु है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको उत्तर पता होना चाहिए दोस्तों, यूपी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वीं जो पशु गणना थी राजस्थान में गोवंश की संख्या में वर्ष 2012 से 19 के मध्य कितनी वृद्धि हुई है? जल्दी से बताना है दोस्तों। 3.13, 4.14%, 4.41% या फिर 6.23%? पशुओं में कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों? चलिए, याद रखना है दोस्तों, 4.41%, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और पीटीटी की तैयारी के लिए आपको रेगुलर रूप से बने रहना है दोस्तों। जिन्होंने पुरानी क्लासें नहीं देखी है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा के आप उनको देख सकते हैं। पुराने मॉडल पेपर आपको जरूर देखने हैं दोस्तों। ठीक है, उन मॉडल पेपर में आपको 500 प्लस प्रश्नों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई है कि यदि आप उनको देख जाते हैं सभी विषयों के मॉडल पेपर को, तो भी आपका पीटीटी में श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा लंबे वीडियो भी नहीं है, आधे घंटे के लगभग वो वीडियो है दोस्तों। और उन वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आपका जो पीटीटी का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।